So welcome to the class today children. We are starting chapter number 9 the accidental tourist. तो ये जो चैप्टर है ये हम आज शुरू करने जा रहे हैं। हमारी मोमेंट्स की बुक में से ये चैप्टर लिया गया है क्लास 9 और एक्सीडेंटल टूरिस्ट, जैसे कि नाम ही हमको सजेस्ट करता है कि किसी टूरिस्ट के बारे में बात की गई है। एंड एक्सीडेंटल उसको इसलिए कहा गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया इसलिए नहीं, एक्सीडेंटल टूरिस्ट इसलिए कहा गया है कि वो जब भी कहीं कोई भी यात्रा पे जाते हैं, कोई भी काम में जाते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। चलिए शुरू करते हैं इसे। तो चैप्टर है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। तो कहने में आता है, हम सुनते हैं आजकल बहुत सारे लोगों के मुंह से कि जो ट्रैवल है यानी कि जो दुनिया है वो काफ़ी छोटी हो गई है, विश्व जो है वो काफ़ी छोटा हो गया है क्योंकि एरोप्लेन्स आ गए हैं, हमारे जो यात्रा के साधन हैं वो बढ़ गए हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या सब लोग जो ट्रैवल करते हैं वो अपने ट्रैवल को एंजॉय कर पाते हैं, यानी कि वो आसान रहता है उनके लिए ट्रैवल कर पाना? नो, नॉट फॉर एवरीबडी द ट्रैवल इज ईजी। तो अब ऑथर जो है, लेखक जो है, वो ऐसे ही अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे सामने रखते हैं जो ट्रैवलिंग के दौरान उनके साथ हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट, लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज परहैप्स द मोस्ट outstanding. I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me. I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema, for instance, and ended up standing in an alley on the wrong side of the self-locking door. My particular specialty now is returning to hotel desk 2 or 3 times a day and asking what my room number is. I am in short easily confused. तो लेखक अपने भुलक्कड़पन के बारे में हमें यहाँ पर पहले पैराग्राफ में बताते हैं कि लेखक जो हैं वो इस वर्ल्ड के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पा रहे। आज का विश्व, आज की दुनिया, आज की जनरेशन कैसी है? बहुत ही फास्ट है। यानी कि उनको एक बार कोई चीज़ बता दो तो वो जल्दी से उसको भूलते ही नहीं है फॉरएवर। छोटे से बच्चे को आप एक बार अपने सेलफोन का लॉक खोलना सिखा दीजिए पिन कोड डाल के, तो वो तुरंत वो पिन डाल के आपका फ़ोन जो है अनलॉक कर लेगा बिना किसी परेशानी के। लेकिन लेखक बताते हैं कि ये भुलक्कड़पन उनको इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, यानी कि काफ़ी दिक्कत होती है उनको। तो उनका भुलक्कड़पन ऐसा है कि कई बार वो सिनेमा में जाते हैं और लेबोरेटरी ढूंढने लगते हैं। लेबोरेटरी मतलब शौचालय, टॉयलेट ढूंढने लगते हैं। अब टॉयलेट ही नहीं मिलता है उनको कभी, तो वो कभी कभी अपने आप को सेल्फ लॉकिंग डोर जो रहता है उसके रॉन्ग साइड में वो अपने आप को खड़ा पाते हैं, यानी कि वो लेबोरेटरी ढूंढने में भी उनको बहुत परेशानी होती है इन द सिनेमा हॉल। दूसरा उन्होंने बताया उनका भुलक्कड़पन इतना ज़्यादा है कि वो अपने होटल के अंदर जहाँ पर वो रुकते थे वहाँ पर वो दिन में 2-3 बार जाते थे हेल्प डेस्क के ऊपर। हेल्प डेस्क मतलब जो कि जहाँ पर आपको रिसेप्शन हम कह सकते हैं जो होटल्स के अंदर होता है। तो लेखक कई बार 2-3 बार होटल के उस रिसेप्शन पे जाते थे, क्या करने के लिए? अपना रूम नंबर पूछने के लिए, यानी कि वो अपना रूम नंबर भी भूल जाते थे बार बार। तो इस प्रकार से लेखक हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज किस्म के व्यक्ति हैं। I was thinking about this the last time we went and family on a big trip. It was at Easter and we were flying to England for a week. When we arrived at Logan Airport in Boston and were checking in, I suddenly remembered that I had recently joined British Airways frequent flyer program. अब लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि जब वो पहली बार अपनी फैमिली के साथ एक बार वो ट्रैवल कर रहे थे, समय था ईस्टर का। ईस्टर जो त्यौहार विदेशों में मनाया जाता है, ईस्टर का त्यौहार था तो छुट्टी थी उन लोगों की, तो वो इंग्लैंड जा रहे थे। तो जब वो इंग्लैंड के बोस्टन सिटी के अंदर लोगन एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे, जब वहाँ पर उतरे, जब चेक इन कर रहे थे, तो उनको याद आया लेखक को कि वो तो ब्रिटिश एयरवेज के मेंबर हैं। यानी कि अब आपको पता है जब आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ से जुड़े रहते हैं तो उसका आप कार्ड, जैसे कि आजकल हमारे शॉपिंग मॉल्स में हम जाते हैं तो वहाँ पर एक कार्ड दे दिया जाता है हमको, और उस कार्ड के द्वारा हम उसके मेंबरशिप पा लेते हैं। और जब भी हम वहाँ से शॉपिंग करते हैं तो कार्ड दिखाने पे कुछ पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। तो कुछ साल भर, 8 महीने 6 महीने शॉपिंग करने के बाद काफ़ी सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, और उन पॉइंट्स के द्वारा हमको काफ़ी ज़्यादा, जब हम समझो कि साल में एक बार हमने शॉपिंग की तो उस कार्ड के द्वारा हमने जो भी हमारे पॉइंट्स इकट्ठे थे उसको हम कटवा सकते हैं, यानी कि हमें बेनिफिट मिलता है, यानी कि हमारे पॉइंट्स जमा होते रहते हैं। तो ऐसे ही लेखक जो थे वो एक ब्रिटिश एयरवेज का एक प्रोग्राम था
जिसका नाम था फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम, यानी कि जो कंटिन्यूस लगातार उड़ते रहते हैं, यानी कि जगह जगह घूमते रहते हैं थ्रू एयरवेज। और ब्रिटिश एयरवेज की बात करें उसके साथ, तो उसको स्पेशल बेनिफिट दिया जाता था ब्रिटिश एयरवेज के द्वारा। तो उनको वहाँ पहुँच याद आया कि वो तो ब्रिटिश एयरवेज के फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम के मेंबर हैं, यानी कि उन्होंने वो प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है। I also remembered that I had put the card in the carry-on bag that was hanging around my neck, and here's where the trouble started. और उसके लिए जो कार्ड था उनके पास फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का, वो कार्ड उनको याद आया कि वो तो कैरी बैग जो है ना, उन्होंने कंधे पे डाला हुआ उसके अंदर है। वो कैरी बैग उन्होंने अपनी नेक के चारों तरफ लपेट यानी कि गले में लपेट रखा था। और वहीं से वो बोलते हैं कि समस्या शुरू हुई। अब समस्या क्या थी वो देखते हैं। The zip on the bag was jammed, so I pulled it on and yanked at it with grunts and frowns and increasing consternation. I kept this up for some minutes, but it wouldn't budge, so I pulled harder and harder with more grunts. Well, you can guess what happened. Abruptly, the zip gave away. The side of the bag flew open, and everything within, newspaper cuttings and other loose papers, a 14-ounce tin of pipe tobacco, magazines, passport, English money, film, was extravagantly ejected over an area about the size of a tennis court. तो बता रहे हैं कि जब उन्होंने उस बैग को खोला, बैग कौन से की बात कर रहे हैं, बैग जो उन्होंने गले में डाल रखा था, तो जो उनके गले में बैग लटका हुआ था जिसके अंदर वो क्या ढूंढ रहे थे, ही वॉज सर्चिंग फॉर दैट कार्ड, फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का जो कार्ड था वो उसको ढूंढने के लिए उसको खोल रहे थे। तो जब उसको खोलने की कोशिश की तो चैन जो थी, उसकी जिप जो थी वो जैम हो चुकी थी, वो अटक चुकी थी। अब उसको वो ज़ोर से खींच रहे हैं, बड़ा ज़ोर लगा के उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल हुई, वो नहीं खुली। लेकिन सडनली आपको पता है चेन जो है, जिप जो है काफ़ी कमज़ोर होती है। वैसे देखा जोर आप लगाएंगे, एक बहुत एडल्ट आदमी जब जोर लगाएगा तो ऑब्वियसली वो टूट ही जाएगी। तो सडनली वो जिप जो थी वो टूट गई और सारा जो सामान था उसके अंदर वो सब बाहर आ बिखरा। क्या क्या था उसके अंदर, न्यूज़पेपर कटिंग्स थी, कुछ लूज पेपर्स थे, लगभग एक टिन की डब्बी थी जो कि टोबैको पाइप, आपको पता है ना सिगार पीते हैं कुछ लोग, सिगार की पाइप रहती है उसके अंदर टोबैको डाला जाता है, एक छोटी सी डिब्बी थी जिसके अंदर वो टोबैको था। कुछ मैगजीन थी, पासपोर्ट था, इंग्लिश मनी यानी कि डॉलर्स थे उसके अंदर, पाउंड थे, और वो सब चीज़ें बाहर आकर गिर गई। और इवन फिल्म भी थी जो कि फ़ोटो खींचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब बाहर आकर गिर गया था और काफ़ी लंबी चौड़ी जगह पर फैल गया था, जिसको बताया इन्होंने टेनिस कोर्ट, यानी कि जो टेनिस का मैदान होता है वो कितना बड़ा होता है, इतनी जगह पर ये सामान सारा सामान फैल गया। तो देखिए इनकी मुसीबत कैसे शुरू होती है इनके साथ ट्रैवलिंग के दौरान। I watched dumbstruck as 100 carefully sorted documents came raining down in a fluttery cascade. Coins bounced to a variety of noisy oblivions, and the now lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its contents as it went. अब वो बता रहे हैं कि ये तो जो था ठीक था, अब सामान डॉक्यूमेंट्स जो थे, यानी कि सैकड़ों की संख्या में जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उड़ते हुए पाए गए, यानी कि जैसे डॉक्यूमेंट्स की बरसात हो रही हो इस प्रकार से उन्होंने पाया। और जो सिक्के जो थे, कॉइन्स जो थे, वो बाउंस होते इधर उधर अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे थे, छन्न छन्न की आवाज़ करते हुए। आपको पता है जब सिक्का गिरता है तो कैसी आवाज़ आती है। और उनका जो टोबैको की टिन थी, मैंने बताया ना जो सिगार के अंदर डालने वाला टोबैको रहता है, तम्बाकू, वो टोबैको की जो टिन थी उसका ढक्कन निकल चुका था, इसलिए उसको लिडलेस कहा गया। लिडलेस मतलब उसकी लिड के बिना, तो खुल गया था ढक्कन और वो क्रेजीली रोल्ड, रोल मतलब वो गोल डिब्बी थी जो कि घूमती हुई इधर उधर डायरेक्शन में जा रही थी, और उसके अंदर जितना भी कंटेंट था, कंटेंट मतलब उसके अंदर टोबैको जो था उसको सारे को डिस्गॉज करते हुए, यानी कि बाहर बिखेरते हुए, रोल करते हुए दूर कहीं अलग डायरेक्शन में जा रही थी। My tobacco, I cried in horror, thinking what I would have to pay for that much tobacco in England, now that another budget had come and gone, and then changed the cry to my finger, as I discovered that I had gashed my finger on the zip and was shedding blood in a lavish manner. I'm not very good around flowing blood generally, but when it's my own, well, I think hysterics are fully justified. Confused and unable to help, my hair went into panic mode. अब यहाँ पर लेखक एक और इंसिडेंट इनके साथ हुआ। क्या हुआ कि इनकी जो टोबैको की डिब्बी जब गिरी तो उससे इनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि टोबैको देखिए जो
सिगरेट पीने वाला है, टोबैको का यूज़ करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है ये भली बात ही आप जानते हैं। क्योंकि आप देखते हैं हमारे यहाँ पर भी जो लोग तंबाकू खाते हैं वो सुबह उठते ही पहले उनको सिगरेट या तंबाकू चाहिए ही। तो वैसे ही लेखक काफ़ी परेशान हुए और उनको ऐसा फील हुआ कि ये तो इंग्लैंड में इतना सा टोबैको मुझे खरीदना होगा तो बड़ा महंगा पड़ेगा, तो इससे मेरा बजट बढ़ जाएगा, यानी कि उनका खर्चा होगा फालतू। तो इससे वो काफ़ी दुखी थे। जब वो इसी चीज़ को सोच रहे थे तभी वो चिल्लाए जोर से, उनकी उनकी फिंगर जो थी वो बोलने लगे मेरा हाथ, मेरी उंगली, मेरी उंगली। अब उंगली को क्या हुआ भाई, एक्चुअल में जब वो जिप खोल रहे थे तो जिप जो थी वो, सॉरी, उनकी उंगली जो थी वो जिप के अंदर आ गई और उसमें से ब्लड बहने लगा। और लेखक जो हैं वो ब्लड के मामले में काफ़ी ही मतलब शांत किस्म के आदमी हैं। वो किसी का खून तो क्या बहाएंगे, अब तो उनका खुद का खून, यानी कि किसी और का खून बहता हुआ ये नहीं देख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर तो इनका खुद का खून बह रहा था। इस कारण से ये काफ़ी कंफ्यूज हो गए और अपनी मदद नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके हाथ से बहुत खून बह रहा था। तो ऐसे में काफ़ी परेशान थे, काफ़ी एकदम कंफ्यूजिंग मोड पर चले गए थे। और उनके जो बाल थे वो भी आप जानते हैं, जब आदमी घबराया हुआ था तो कैसे बाल इधर उधर बिखर जाते हैं, तो इस तरीके से इनके बाल भी हो गए ना। It was at this point that my wife looked at me with an expression of wonder, not anger or exasperation, but just simple wonder, and said, I can't believe you do this for a living. अब इनकी जो पत्नी थी उन्होंने इसको देखा, इनको देखा और गुस्से से नहीं बट एक डिफरेंट वे में इन्होंने, मतलब उनकी पत्नी को गुस्सा बिल्कुल नहीं आया इस चीज़ पे, लेकिन इरिटेशन के द्वारा। एक्स एस्पिरेशन का मतलब होता है एक चिड़चिड़ाहट, इस पर मतलब इरिटेशन के द्वारा उन्होंने कहा, इरिटेशन मोड में उन्होंने कहा कि मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि तुम जीवन यापन करने के लिए ये काम करते हो, यानी कि इतना ज़्यादा मतलब ऐसा काम करते हो कि भाई हुड़दंग मचा दिया। देखो क्या हुआ उनके साथ, सारा सामान ज़मीन पे बिखर गया, यानी कि इतने ज़्यादा तुम एक इस तरीके के व्यक्ति हो। बट आई एम अफ्रेड इट्स सो, आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रोफ्स व्हेन आई ट्रेवल। Once on an aeroplane, I leaned over to tie a shoelace. Just at the moment, someone in the seat ahead of me threw his seat back into full recline, and I found myself pinned helplessly in the crash position. It was only by clawing the leg of the man sitting next to me that I managed to get myself freed. अब ये कहते हैं कि मुझे डर लगता है हमेशा कि मेरे साथ ऐसी घटनाएं ट्रैवल के दौरान होती ही रहती हैं। अब यहाँ पर जो इंसिडेंट मेंशन किया गया, इट्स रियली रियली वेरी ह्यूमरस, बहुत ही मज़ेदार इंसिडेंट यहाँ पर उन्होंने बताया है। एक बार जब ये एरोप्लेन के द्वारा मतलब प्लेन में सफ़र कर रहे थे तो अपना शू लेस, अपने जूते का लेस फीता बांधने के लिए जब ये नीचे झुके अपनी कुर्सी पे बैठे हुए, तो आप समझ सकते हैं जो पोजीशन क्या होगी। ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं प्लेन के अंदर और अपने जूते का फीता लेस बांधने के लिए झुके, पूरे तरीके से नीचे झुके होंगे अपना जूता बांधने के लिए। तभी जो आगे की कुर्सी वाला व्यक्ति था, यानी जो अगली सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति था, उसने अपनी कुर्सी को पूरा पीछे यानी कि झुका दिया। आपको पता है ना रिक्लाइन पोजीशन पे हमारी कुर्सी किस प्रकार से होती है, आप लोग सब जानते हैं। हमारी जो चेयर की पोजीशन रहती है ये होती है, भले वो कहीं पे हो, प्लेन में हो या कहीं भी हो, लेकिन इसके ऊपर ऑप्शन होता है, यहाँ से दबाने के बाद यहाँ पर एक इनका ऑप्शन रहता है, इस चीज़ को बटन को दबाने का ये कुर्सी हमारी पीछे होने लगती है। इसको हम इस पोजीशन में भी ले जा सकते हैं और थोड़ा और भी, इवन हमारी गाड़ियों के अंदर भी, कारों के अंदर भी सुविधा होती है। तो ये पोजीशन रिक्लाइन पोजीशन पे आ गई, तो काफ़ी ज़्यादा रिक्लाइन पोजीशन। तो अब इस पोजीशन पे उस आगे वाले बंदे ने कुर्सी को ले लिया। अब लेखक यहाँ पर पूरे तरीके से फंस गए। अब लेखक की पोजीशन क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं। लेखक अपनी सीट पर बैठे हुए इस पोजीशन में हैं, अपने जूते बांधते हुए। तो ऐसे में आप समझिए कि उनकी हालत क्या होगी, वो इस सीट के पीछे फंसे हुए। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने पड़ोस में जो व्यक्ति बैठा था उसके पाँव को पकड़ के अपने आप को फ्री किया। तो ये जो किस्सा था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से देखें इनके लिए काफ़ी जोखिम वाला भी था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस भी था। और इंसिडेंट भी बहुत सारे यहाँ पर बताए गए हैं। ऑन अनदर ओकेजन आई नॉक्ड अ सॉफ्ट ड्रिंक ऑन द लैप ऑफ अ स्वीट लिटिल लेडी सिटिंग बिसाइड मी। The flight attendant came and cleaned her up and brought me a replacement drink, and instantly I knocked it onto the woman again. To this day, I don't know how I did it. I just remember reaching out for the new drink and watching helplessly as my arm, like some cheap prop in one of those 1950s horror movies with a name like The Undead Limb, violently swept the drink from its perch and onto her lap. अब एक और इंसिडेंट इन्होंने अपने जीवन से बताया कि जब ये सफ़र कर रहे थे
प्लेन से ही, तो इनके बाजू वाली सीट पे एक लेडी बैठी थी, एक स्वीट लिटिल लेडी बताया गया है। तो ये जो लेडी बैठी हुई थी इनकी बाजू वाली सीट पे, उसके ऊपर इन्होंने एक सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोल्ड ड्रिंक कह सकते हैं वो गिरा दिया। अब कोल्ड ड्रिंक गिर गया तो फ्लाइट अटेंडेंट जो एयर होस्टेस जो होती हैं उन्होंने आकर उसको साफ़ किया, उसको क्लीन आउट किया, और क्लीन करने के बाद उन्होंने इनको एक रिप्लेसमेंट ड्रिंक भी दिया, यानी कि जो उनका जो ड्रिंक गिर गया था उसके बदले में इन्होंने एक और ड्रिंक इनको ऑफर किया। और हुआ यूँ कि जब दूसरा जो ड्रिंक इनको ऑफर किया गया, अगेन फिर से इन्होंने वो ड्रिंक उस लेडी के ऊपर गिरा दिया। आप समझ सकते हैं कि कैसे एक ही लेडी के ऊपर 2 बार ड्रिंक इन्होंने गिराया। अभी एक बता रहे हैं कि इन्होंने जिस प्रकार से हॉरर मूवीज़ में, जो पुरानी हॉलीवुड हॉरर मूवीज़ रहती है 1950s की, जिसका एक नाम भी यहाँ पर दिया है इन्होंने, द अनडेड लिम्ब। तो इनका हाथ जो था वो उस मूवी के एक अनडेड लिम्ब यानी कि एक बॉडी पार्ट, लिम्ब मतलब हाथ होता है, तो एक अनडेड हाथ की तरह काम कर रहा था। यानी कि इन्होंने देखा कि कैसे वो हाथ उस ड्रिंक की तरफ बढ़ा, उसको उन्होंने उस ट्रे में से उठाया और फिर उस लेडी के ऊपर दोबारा से गिरा दिया। तो इस प्रकार से ये इंसिडेंट भी काफ़ी ह्यूमरस था, जो कि वो लेडी के ऊपर सेकेंड टाइम इन्होंने एक ड्रिंक गिराया था। Then another incidents are also mentioned here. The lady looked at me with the stupefied expression you would expect to receive from someone whom you have repeatedly drenched, and uttered an oath that started with "oh," finished with "sake," and in between had some words that I had never heard uttered in public before, certainly not by none. अब एक लेडी जिसके ऊपर आप 2 बार इस प्रकार का एक्ट कर चुके हैं, यानी कि 2 बार आपने ऐसा किया हो, 2 बार उसके ऊपर पूरे तरीके से आपने जो ड्रिंक था वो गिराया था, यानी कि 2 बार उसको भिगो दिया था आपने, तो वो लेडी आपको किस प्रकार से ट्रीट करेगी ये समझने योग्य बात है। तो हम जानते हैं कि जब वो 2 बार उसके ऊपर गिरा तो लेडी ने स्टार्ट किया था लेटर ओह, जैसे कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो, मे भी आप या मैं भी उसकी जगह हूँ तो हम बोलेंगे ओह, और उसके बाद समथिंग लास्ट वर्ड जो इन्होंने बताया है यहाँ पर सेक, और बीच में जो वर्ड्स थे यानी कि ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए थे बीच में जो वो कह रहे हैं कि मैंने कभी पब्लिक में नहीं सुने हैं, और एक नन के द्वारा, नन आप जानते हैं जो क्रिश्चियन नन्स होती हैं तो वो काफ़ी धार्मिक रीत से जुड़ी होती हैं, यानी कि धर्म से रिलेटेड है वो लेडीज़, तो उनके द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी पब्लिक में इन्होंने नहीं सुना था। तो ये शब्द उन्होंने हमारे सामने भी यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, यानी कि ऑब्वियसली उन्होंने उसको बुरा भला ही कहा होगा। This, however, was not my worst experience on a plane flight. My worst experience was when I was writing important thoughts in a notebook, like buy socks, clutch drinks carefully, etc., sucking thoughtfully on the end of my pen as you do, and fell into conversation with an attractive young lady in the next seat. I amused her for perhaps 20 minutes with a scattering of urbane bonmots, then retired to the lavatory where I discovered that the pen had leaked and that my mouth, chin, tongue, teeth, and gums were now a striking scrub resistant navy blue and would remain so for several days. अब लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट बता रहे हैं ये उनके जीवन का वर्स्ट इंसिडेंट नहीं था, यानी कि जो हमने अब तक देखा ये इनके जीवन के आई थिंक ये भी काफ़ी ज़्यादा फनी और ह्यूमरस मोमेंट्स थे, लेकिन इन्होंने कहा कि ये उनके लिए सबसे ज़्यादा दुविधापूर्ण जो सिचुएशंस थी वो नहीं थी। अब जो वर्स्ट मोमेंट इन्होंने लिखा है कि जब ये प्लेन से सफ़र कर रहे थे और उस समय इनके बाजू में एक लेडी बैठी थी, काफ़ी अट्रैक्टिव लेडी थी, यंग लेडी बताई गई है, और ये एक लिस्ट बना रहे थे जैसे कि सॉक्स खरीदनी है या ड्रिंक्स खरीदनी है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो इस तरह की एक लिस्ट बना रहे थे। और तभी ये वॉशरूम की तरफ गए, और जब ये वॉशरूम गए तो इन्होंने देखा कि इनका जो पूरा चेहरा, दांत, चिन सब जो है वो ब्लू हो चुके हैं, नेवी ब्लू। एक्चुअल में हुआ क्या कि ये जब लिख रहे थे तो लिखते लिखते वो बात करते करते उस पेन को ये मुंह में डाल रहे थे, और जब इन्होंने पेन को मुंह में डाला, मेरे में भी ये चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी बहुत बार, क्योंकि हमें भी आदत होती है लिखते लिखते पेन को मुंह में लेने की, और सडनली जब उसको हम सक करते हैं तो इंक लीक हो जाती है। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ था। तो जब ये लिखते लिखते जब इन्होंने पेन मुंह में डाला होगा कई बार, तो हुआ ऐसा ही कि वो पेन था लीक हो गया, और उसकी जो नेवी ब्लू इंक थी वो पूरे तरीके से इनके चेहरे पे, माउथ में, चिन में, टंग में, टीथ में, सब जगहों पर चिपक गई। और ये जब इन्होंने कब डिस्कवर किया कि ऐसा हुआ, जब ये वॉशरूम लेबोरेटरी गए और वहाँ पर इन्होंने मिरर के अंदर अपने आप को देखा तो इन्होंने अपने चेहरे को नेवी ब्लू कलर का पाया। तो दैट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट ही इज टेलिंग दैट ही सफर्ड। नेक्स्ट इज, सो यू विल अंडरस्टैंड, आई ट्रस्ट, when I tell you how much I ache to be saved.
I would love just once in my life. To rise from a dinner table without looking as if I have just experienced an extremely localized seismic event. Get in the car and close the door without leaving 14 inches of coat outside. Wear light colored trousers without discovering at the end of the day that I have at various times sat on chewing gum, ice cream, cough syrup, and motor oil. But it is not to be. अब लेखक बता रहे हैं कि मैं कितनी बार मेरे जीवन में ऐसा हो चुका है। क्या हो चुका है कि यानी कि घटनाएं जो कि जाने अनजाने में इनके साथ होती रहती हैं। अब उन घटनाओं में इन्होंने उल्लेख किया है बहुत सारी बातों का, जैसे कि ऐसे व्यक्ति हैं कि इन्होंने कभी कभी भी डिनर करते वक्त जो डाइनिंग टेबल है उससे बिना हड़बड़ाहट के, यानी कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया वर्ड सिस्मिक, सिस्मिक इवेंट्स, यानी कि जब अर्थक्वेक आता है दैट इज कॉल्ड द सिस्मिक इवेंट ओनली, यानी कि शेकिंग, किसी चीज़ का ट्रेम्बल होना, कांपना। तो इन्होंने इस तरह की चीज़ किए बिना कभी वो डाइनिंग टेबल से उठे हों, ऐसा नहीं हुआ है। यानी कि डिनर करते वक्त जब वो वहाँ से उठते हैं तो एक बार तो वो टेबल को हिला देंगे और उस पर पड़ी चीज़ें सब गिर ही जाएंगी। और दूसरा इंसिडेंट इन्होंने कहा है कि जब ये गाड़ी में बैठते हों तो आपको पता है जब हम गाड़ी में बैठ के हम डोर क्लोज करते हैं तो इनका जो कोट है लगभग 13-14 इंच वो बाहर लटकता रह जाता है, यानी कि कोट जो है वो गाड़ी के बाहर लटक जाता है, जो हिस्सा नीचे होता है। और दूसरा इन्होंने बताया कि जब ये लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, खासकर जब हल्के रंग वाली ट्राउज़र पहनी हो, तब इनको मोस्टली इनके साथ ऐसा होता है कि जब इवनिंग ख़त्म होने पे शाम के समय जब ये कपड़े चेंज करते हैं घर आकर, तो ये पाते हैं कि इनके जो लाइट कलर्ड क्लोथ्स हैं वो टोटली अलग अलग तरह के धब्बों से, दागों से भर चुके हैं। और ये डिस्कवर करते हैं कि दिन में कई बार ये च्युइंग गम के ऊपर, आइसक्रीम के ऊपर, कफ सिरप के ऊपर और इवन मोटर ऑयल के ऊपर भी बैठ चुके हैं। तो इनके जो लाइट कलर्ड क्लोथ्स हैं वो टोटली डैमेज हो चुके हैं। Now on planes, when the food is delivered, my wife says, take the lids off the food for daddy and put your hoods up. Children, dad is about to cut his meat. Of course, this is only when I am flying with my family. When I'm on my own, I don't eat, drink or lean over to tie my shoelaces and never put a pen anywhere near my mouth. I just sit very quietly, sometimes on my hands to keep them from flying out unexpectedly and causing liquid mischief. It's not much fun, but it does at least cut down on the laundry bills. अब ये बताते हैं कि जब अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो इनके जो फैमिली है जब इनको खाना वगैरह डिलीवर किया जाता है प्लेन के अंदर, तब ये इनकी जो वाइफ है वो इनके बच्चों से कहती है कि वो जो लिड है, जो सामान, जो भी खाना खाने वाली है, उसको आप खुद अपने हाथ से निकाल के दीजिए और ये अपने आप वो खाना कट करके मीट को खाएंगे। अब अगर ये लिड उठाने जाएंगे तो शायद उसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर ये खुद वहाँ से खाने को रिसीव करने जाएंगे तो वहाँ पर भी ये दूसरों के ऊपर खाना गिरा सकते हैं। तो ऐसे में जब फैमिली के साथ होते हैं तब तो फैमिली इनकी हेल्प करती है खाने पीने में, वो सब चीज़ें इनको प्रोवाइड करवाने, लेकिन जब ये अकेले फ्लाई करते हैं तो ये अपने हाथों को एक ही जगह पर पैक करके रख लेते हैं, बैंड करके रख लेते हैं। ना ही ये आजकल शू लेसेस को टाई करते हैं, जैसे हमने देखा था एक इंसिडेंट में कि व्हेन ही मूव डाउन, जब ये लीन डाउन हुए थे अपने शू लेसेस को बांधने के लिए, तो किस प्रकार से उसी में स्ट्रक होकर रह गए थे जब आगे वाले पैसेंजर ने सीट को पीछे लिया था। और ना ही अपने पेन को मुंह में डालते हैं, और जब ये अकेले ट्रैवल करते हैं तो ये खाना भी नहीं खाते हैं और ड्रिंक भी नहीं लेते, यानी कि ही जस्ट सिंपली सिट्स क्वाइटली, क्योंकि इनको इस बात का पूरा यकीन है कि अगर ये कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो इस चीज़ से एक चीज़ में तो फ़ायदा हुआ है कि इनके लॉन्ड्री बिल्स जो है वो काफ़ी कट हो गए, यानी कि जब ये ऐसा कुछ घटना होती ही नहीं है, दुर्घटना इनके साथ, तो ऑब्वियसली इनके कपड़े जो है वो साफ़ सुथरे रहते हैं। तो इस प्रकार लॉन्ड्री बिल में काफ़ी कटौती आती है। I never did get my frequent flyer miles. By the way, I never do. I couldn't find the card in time. This has become a real frustration for me. Everyone I know, everyone is forever flying off to Bali first class with the air miles. I never get to collect anything. I must fly 1 lakh miles a year. Yet I have accumulated only about 212 air miles divided between 23 airlines. This is because either I forget to ask for the air miles when I check in, or I remember to ask for them but the airline then manages not to record them, or the check-in clerk informs me that I am not entitled to them. In January, on a flight to Australia, a flight for which I was going to get about a zillion air miles, the clerk shook her head
when I presented my card and told me I was not entitled to any. अब लेखक बताते हैं कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर बताया कि ही वॉज अ मेंबर ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लाई माइल्स प्रोग्राम ऑफ ब्रिटिश एयरलाइंस। तो उसके मुताबिक जब भी ये फ्लाई करेंगे, ज़्यादा इनका ट्रैवलिंग बाय एयर रहता है, तो ऐसे में इनको बहुत सारे जो माइल्स मिलते रहते हैं फ्री। तो अगर साल के अंत में इन्होंने काफ़ी सारे माइल्स जुटा लिए हैं, समझिए कि आपके पास 2000 माइल्स या 500 माइल्स आपने इकट्ठे किए हैं, तो आप उस माइल्स का उपयोग करके आप कहीं भी उतनी दूर की ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट पेइंग मनी। और ये कहते हैं कि मोस्टली जो इनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो सब जो फ्लायर्स प्रोग्राम है, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स प्रोग्राम, इसके मुताबिक इसके अंतर्गत जो पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं, जो माइल से इकट्ठे करते हैं, उसके द्वारा ये कई जगहों पर घूमने चले जाते हैं। जैसे कि बाली के लिए, बाली इज़ अ प्लेस, तो टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पर ही घूमने चले जाते हैं फर्स्ट क्लास में अपनी फैमिली के साथ। लेकिन लेखक कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि इनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ये लगभग हर साल 1 लाख माइल्स के करीब ये ट्रैवल करते हैं। तो इनको बहुत सारा जो माइल्स हैं वो मिलने चाहिए एक्स्ट्रा, ताकि ये भी उसका उपयोग करके फ्री में ट्रैवल कर सकें। लेकिन ये पूरा 1 लाख माइल्स ट्रैवल करने के बाद भी जब ये अपना कार्ड चेक करते हैं तो उसमें सिर्फ 212 एयर माइल्स ही बताए जाते हैं, तो जो कि बहुत ही कम है। अब ये क्यों ऐसा होता है इनके साथ? बिकॉज ये बहुत ही भुलक्कड़ किस्म के इंसान हैं, बहुत ज़्यादा भूलने की इनको आदत है। इस कारण से जब भी ये या तो ट्रैवल करते हैं तो अपना कार्ड दिखाना भूल जाते हैं, और कई बार अपना कार्ड जब ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाए तो उसके बाद दिखाते हैं, जब जो अधिकारी हैं वो मैनेज नहीं कर पाते हैं इनका रिकॉर्ड। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये अपना कार्ड दिखाते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो बोलता है कि आप तो इस लिस्ट में शामिल ही नहीं है, आपका कार्ड इसमें दिखा ही नहीं रहा है। अब ऐसा इनके साथ एक बार हुआ, जब ये जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के लिए गए, तो ऑस्ट्रेलिया में जब वहाँ उतरे तो क्लर्क से इन्होंने अपना कार्ड दिखाया, तो क्लर्क ने कहा कि आपका नाम यहाँ पर नहीं है। अब नाम क्यों नहीं है वो भी देखते हैं। तो इन्होंने पूछा मेरा नाम क्यों नहीं है। द टिकट इज इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन एंड द कार्ड इज इन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन। I explained to her the close and vulnerable relationship between Bill and William, but she wouldn't have it. So I didn't get my air miles, and I won't be flying to Bali first class just yet. Perhaps just as well, really, I could never go that long without eating. अब जब इन्होंने क्लर्क से पूछा कि मुझे ये एयर माइल्स क्यों नहीं मिल सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने बताया कि जो ये टिकट है इसके ऊपर जो नाम दिया गया है वो है बी ब्राइसन, और जो कार्ड है उसके ऊपर नाम है डब्ल्यू ब्राइसन। एक्चुअल में बी ब्राइसन, बिल ब्राइसन जिनके द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है, और शायद उनकी सरनेम के अंदर ही बीच में जो फादर का नाम है मे बी विलियम होगा, तो बिकॉज ऑफ दैट इनको जो बी ब्राइसन की जगह डब्ल्यू ब्राइसन के नाम से इनका कार्ड है। इस कारण से जो इनको एक्स्ट्रा एयर माइल्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए, क्योंकि इनका नाम जो था वो बिल ब्राइसन के रूप में रजिस्टर्ड था उस टिकट में, लेकिन जो कार्ड था उसमें इनको डब्ल्यू ब्राइसन यानी कि विलियम ब्राइसन के नाम से वो कार्ड बनवाया हुआ था। तो इस कारण से इनको वो एयर माइल्स नहीं मिले। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया उस क्लर्क से, उस लेडी से, कि बिल ब्राइसन और विलियम ब्राइसन ये दोनों मेरे ही नाम हैं, लेकिन एज पर द रूल्स आपको पता है कि जब नाम में बदलाव आएगा तो ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से इन्होंने अपने जो एयर माइल्स थे एक्स्ट्रा वो खो दिए, और इस प्रकार से जो इनका सपना था दूसरे लोगों की तरह कि ये भी एयर माइल्स इकट्ठे करके फ्री में अपनी फैमिली के साथ फर्स्ट क्लास में बाली घूमने जाएंगे, वो सब धरे का धरा रह गया। तो वो सपना इनका पूरा नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से ये भुलक्कड़पन इनका इनके लिए मुसीबत साबित हुआ। और इन्होंने ये भी कहा है कि इतनी दूरी पर यानी कि बाली तक जाने के लिए, जैसे कि बिना खाए पिए ये वहाँ नहीं जा पाएंगे, यानी कि इतने लंबी दूरी वो बिना खाए पिए नहीं तय कर पाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर आज का, जिसका नाम था द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। होप यू एंजॉयड। थैंक यू।